आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल आइए सुने कहानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको रोचक, मज़ेदार और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनाने की कोशिश करूँगी और आशा है आपको ये कोशिश पसंद भी आएगी। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको फिर से भीष्म साहनी जी द्वारा रचित एक लघु कथा नंदलाल की लीला सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक तरह से हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष है। तो आइए सुनते हैं कहानी नंदलाल की लीला। किस्सा यह कि मेरा स्कूटर चोरी हो गया। बिल्कुल नया स्कूटर था। खरीदे 2 महीने भी नहीं हुए थे और पूरे 4 साल तक इंतज़ार करने रहने के बाद उसे खरीद पाने का मेरा नंबर आया था। इधर वह पलक झपकते गायब हो गया। मैं वर्षों तक बड़े चाव से उसकी राह देखता रहा था और तरह तरह के सपने देखता रहा था कि कब स्कूटर आएगा और मैं दिल्ली की सड़कों पर फर्राटे से घूमा करूँगा। गले में रेशमी रुमाल लहरा रहा होगा, बाल उड़ रहे होंगे, आँखों पर मोटा चश्मा होगा। दिल्ली में स्कूटर के बिना जिंदगी का लुत्फ ही क्या है। स्कूटर पर आगे युवक, पीछे युवती, युवक की कमर में हाथ डाले हुए, उसकी पीठ पर झुकी हुई, उसकी भी चुन्नी या साड़ी का पल्लू हवा में लहराता हुआ। दिल्ली की खचाखच भरी नीरस सड़कों पर रोमांस का रंग छिटक जाता है। पर सभी अरमान धरे के धरे रह गए और अब मैं सड़क के किनारे भौचक सा खड़ा, कभी दाएं तो कभी बाएं, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था कि स्कूटर गया तो कहाँ गया। मैं पीछे की ओर उस नाट्यगृह के आंगन में भी बार बार चक्कर काट रहा था, जहां पर मैं एक भौंडा सा प्रहसन देखता रहा था। जिस बीच स्कूटर की चोरी हुई थी, मेरी टांगों में पानी भरता जा रहा था और गला बराबर सूखता जा रहा था। उधर दर्शकों की भीड़ भी छटती जा रही थी। थिएटर सिनेमा की भीड़ भी अपनी तरह की होती है। घड़ी भर के लिए लगता है कोई गुलजार खिल उठा है, कोई नगरी बस गई है और घड़ी भर बाद वहाँ उल्लू बोलने लगते हैं। मैं लपक लपक कर विदा होते दर्शकों से पूछने लगा, मगर सब बेसूद। किसे क्या मालूम कि मेरा स्कूटर किसने उठाया है। सभी तो मेरी तरह नाट्यगृह के अंदर बैठे थे। एक मनचले ने, जिस पर नाटक का प्रभाव अभी तक बना हुआ था, चहक कर कहा, गनीमत समझो कि तुम खुद उस पर सवार नहीं थे, वरना तुम्हें भी चोर उठा ले जाते। दिल्ली के लोगों की बेरुखी मुझे यूं भी सालती रहती है। इस भौंडे मजाक पर मैं और भी खिन्न हो उठा। आखिर मन मार कर बाहर निकल आया और रास्ता पूछता हुआ इलाके के पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। पुलिस में रिपोर्ट तो कर दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। पुलिस में रपट लिखवाने के बाद पाँव घसीटता और बसों में धक्के खाता जब मैं घर पहुंचा और घर वालों को सारा किस्सा सुनाया, तो पहले तो उन्हें गहरा सदमा हुआ और फिर वे तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। पिताजी ने कहा, मुझसे पूछो तो वहां पर स्कूटर ले जाना ही भूल थी। थिएटरों में दुनिया भर के उचक्के जमा होते हैं। पत्नी बोली, मैं तो समझती हूँ तुम ज़रूर ताला लगाना भूल गए होगे। स्कूटर को ताला लगा दो तो कोई कैसे उठा सकता है। फिर सभी को संबोधन करके बोली, मैं तो समझती हूँ स्कूटर वहीं कहीं रखा होगा, इन्होंने देखा नहीं। इनकी आंखों के सामने चीज पड़ी हो तो भी इन्हें नजर नहीं आती। इस पर चाचा जी बोले, स्कूटर हमेशा किसी के सुपुर्द किया जाता है, बाहर जरूर कोई रखवाला खड़ा होगा। तुम 10 पैसे बचाने की खातिर उसे न जाने कहाँ रख गए होगे। मतलब कि मेरे संबंधियों को ऐसा लग रहा था कि जैसे स्कूटर की चोरी में ज्यादा हाथ मेरा ही रहा हो। केवल माँ एक ही वाक्य बार बार दोहरा रही थी, अगर भगवान के घर में न्याय है तो मेरे बेटे का स्कूटर उसे ज़रूर मिल जाएगा। जो चीज़ भगवान ने उसके लिए भेजी है वो उसे छोड़ किसी दूसरे के पास नहीं जा सकती। जब मैंने बताया कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर आया हूँ, तो चाचा जी सिर हिलाने लगे। तुम समझते हो पुलिस तुम्हारा स्कूटर बरामद करवा देगी? अगर पुलिस इतनी चुस्त होती तो तुम्हारा स्कूटर उठता ही नहीं। अब स्कूटर को भूल जाओ और बीमा कंपनी से अपना मुआवजा वसूल करने की कोशिश करो। बीमा तो कराया था ना। इस पर पिताजी बिगड़ उठे और चाचा जी और पिताजी के बीच बहस छिड़ गई। पिताजी का मत था कि स्कूटर को बरामद करवाने की पूरी पूरी कोशिश की जाए, जबकि चाचा जी मानो शताब्दियों के संचित अनुभव के आधार पर
कहे जा रहे थे कि इससे कुछ ना होगा, जल्दी से जल्दी अपने मुआवजे की रकम बीमा कंपनी से वसूल करो। आखिर यही फैसला हुआ कि दोनों बातों की ओर समान रूप से ध्यान दिया जाए। चुनांचे में सुबह के वक्त पुलिस स्टेशन और दोपहर के वक्त बीमा कंपनी के चक्कर काटने लगा। पुलिस वाले बड़ी रुखाई से पेश आते। पहले एक दिन तो मेरे साथ सीधे मुंह बोले, फिर झिड़क झिड़क कर बोलने लगे। मेरे स्कूटर का कुछ पता चला? मैं दरखास्तियों की तरह दहलीज पर खड़े खड़े पूछता। जवाब में या तो अंदर चुप्पी छाई रहती या रूखी सी आवाज़ में इंस्पेक्टर कहता, मिलने पर खबर कर दी जाएगी, इधर रोज़ रोज़ मत आइए। पर एक दिन जब मैं इसी तरह डरता सा पुलिस स्टेशन के दफ्तर की दहलीज तक पहुंचा, तब इंस्पेक्टर कुर्सी पर से उठकर मेरी ओर बढ़ाया। मेरी टांगें तो थर्रा गईं। उसके चेहरे पर फैली मुस्कान को देखकर मैं दुविधा में पड़ गया। क्या मालूम स्कूटर मिल ही गया हो जो यह मुस्कुरा रहा है। उसने मेरे साथ हाथ हिलाया, मुझे दफ्तर के अंदर ले जाकर कुर्सी पर बैठाया। अर्दली को आवाज़ देकर मेरे लिए ठंडा पानी का गिलास मंगवाया और उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, आप इत्मीनान रखिए, हमें आपके स्कूटर की बड़ी फिक्र है। उसे बरामद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मिलने पर मैं खुद आकर आपको इत्तला करूँगा। मैं हवास में उड़ता सा घर पहुँचा। स्कूटर मिल जाने की खुशी शायद इतनी नहीं होती जितनी इंस्पेक्टर के आत्मीयता भरे आश्वासन से मिली। मीठा क्यों नहीं बोलेगा, उसे ऊपर से जूत पड़ा होगा, पिताजी बोले। बात मेरी समझ में नहीं आई। बाद में पता चला कि जब से स्कूटर खो गया था, पिताजी जगह जगह चिट्ठियां लिख रहे थे और उनमें से एक चिट्ठी निशाने पर चोट कर गई। ये चिट्ठी उन्होंने मेरे बहनोई के छोटे भाई द्वारा उसके ससुर को लिखवाई थी, और वो भी लखनऊ में, जो वहाँ पुलिस का बड़ा अफसर था। ऐसी चिट्ठियां वह न जाने और कहाँ कहाँ लिखवा रहे थे। पर इस आश्वासन के बावजूद स्कूटर कहीं प्रकट होता नजर नहीं आ रहा था। स्थिति वैसी की वैसी थी, केवल मेरे प्रति पुलिस वालों का रुख बदल गया था। इधर बीमा कंपनी वाले पैरों पर पानी नहीं पड़ने दे रहे थे। पुलिस स्टेशन में कम से कम वे मेरे साथ बोलने तो लगे थे। यहाँ तो मैं हेड क्लर्क के सामने दिन भर बैठा रहता, कोई मुझे पूछता ही नहीं था। मैं बात उठाता तो वो तरह तरह की तहकीकात की बात करता और फिर से अपनी फाइलों में खो जाता। इस तरह पूरा 1 महीना गुजर गया। इस तरह भी कभी दुनिया के काम हुए हैं? एक दिन पिताजी ने चाचा जी को डांटते हुए कहा, दफ्तरी कार्रवाइयों के सहारे बैठे रहोगे तो तुम्हें मुआवजा मिल चुका। फिर मेरी ओर देखकर बोले, डिब्बे में से घी निकालना हो तो टेढ़ी उंगली से निकालते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। दूसरे दिन चाचा जी के साथ साथ चलता हुआ मैं अजमेरी गेट की ओर जा रहा था। वहाँ से एक सज्जन हमारे साथ हो लिए और हम आसफ अली रोड के एक बड़े दफ्तर में जा पहुँचे। वहाँ पर एक सज्जन ने हमें एक ख़त लिख कर दिया। इस खत को लेकर हम तीनों दरियागंज की ओर रवाना हो गए। तभी मेरे दिल में से आवाज़ उठने लगी कि कुछ होने जा रहा है, ज़रूर कुछ होने जा रहा है। मेरे अंतःकरण से जब भी कभी ऐसी आवाज़ आने लगे तो कोई ना कोई घटना घटती है। उसके बाद हम एक बड़े दफ्तर में बैठे थे और हमारे सामने बड़ी सी मेज़ के पीछे एक मोटा सा आदमी बैठा था। यही मोटा नंदलाल था जिसके लिए हम चिट्ठी लाए थे। मोटे नंदलाल ने चिट्ठी पढ़ी और फिर अपनी बड़ी बड़ी नमदार आंखों से सामने की ओर देखा। उनकी ऐसी की तैसी, मुआवजा कैसे नहीं देंगे? उसने ऐसे ढंग से कहा कि मेरा दिल बैठ गया। मोटे नंदलाल ने हाथ बढ़ाकर टेलीफोन का चोंगा उठाया, पर मेरे चाचा जी झट से बोल उठे, टेलीफोन पर कहने के बजाय अगर आप तकलीफ़ करके हमारे साथ चले चले तो बेहतर होगा। आप जानते हैं बीमा कंपनी वाले, उनकी ऐसी की तैसी, मोटे नंदलाल ने फिर से कहा और फिर से मेरा दिल बैठ गया। पर उसने चोंगा रख दिया और मेरी ओर देखकर बोला, कल तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बीमा कंपनी के दफ्तर में ले चलूँगा। दूसरे दिन मोटा नंदलाल मेरे आगे आगे बीमा कंपनी के दफ्तर की 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मेरा दिल धक धक कर रहा था कि न जाने अब कौन सा सीन होगा, कहीं मेरा बनता काम ना बिगाड़ दे। ये आदमी अक्खड़ किस्म का जान पड़ता है और कंपनियों के अफसर अपनी जगह बड़े बददिमाग होते हैं। हम ऊपर पहुँचे
जहाँ मैं हिटलर की मेज के सामने दिन भर बैठा गिड़गिड़ाता रहता था। वहाँ मोटा नंदलाल सीधा डायरेक्टर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और सीधा उसकी मेज पर दोनों हथेलियाँ टिकाकर, जैसे भालू हमला करने से पहले अपने पांव तौलता है, खड़े खड़े ही बोला, यह क्या तमाशा है? इनका स्कूटर चोरी हो गया, सारी बात साफ है, आप इन्हें मुआवजा क्यों नहीं देते? डायरेक्टर कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ, पर वह अभी अपना मुंह भी नहीं खोल पाया कि मोटे नंदलाल ने कहा, मैं साल में 5 लाख का बिजनेस आपको देता हूँ और इधर आप मेरे भाई साहब को महीने भर से परेशान कर रहे हैं। फौरन चेक बन गया। अभी मोटा नंदलाल कुर्सी पर बैठा भी नहीं था और डायरेक्टर के इसरार का जवाब भी नहीं दे पाया था कि ठंडा पिएगा या गर्म, चाय कॉफ़ी लेगा या शरबत शिकंजी, कि वही हिटलर जिसकी मेज के सामने दिन भर में बैठा रहता था, चेक, फॉर्म और रजिस्टर लेकर अंदर दाखिल हुआ और दफ्तर में प्रवेश करने के एन 10 मिनट बाद मैं और मोटा नंदलाल दफ्तर की सीढ़ियाँ उतर रहे थे। चेक मेरी जेब में था और मोटा नंदलाल कह रहा था, इनकी ऐसी की तैसी, मुआवजा कैसे नहीं देते? सुनकर मेरा दिल गुदगुदा उठा। उसकी मोटी गर्दन और मोटे मोटे कूल्हों और भालू जैसी लंबी लंबी बाहों को देख देख कर मैं श्रद्धा से पुलक रहा था। उस रोज़ घर में घंटों मोटे नंदलाल की चर्चा रही। रख रखाव से ही काम बनते हैं, पिताजी कह रहे थे। फिर पिताजी एक एक करके उन तीनों आदमियों का गुणगान करने लगे। एक जो अजमेरी गेट से हमारे साथ हो लिया था, दूसरा जो अजमेरी गेट से आसफ अली रोड तक हमारे साथ गया था, और तीसरा जिसने पत्र दिया था। पर इन सब में मोटा नंदलाल तो साक्षात देवता था। इस पर चाचा जी बोले, है तो आदमी टेढ़ा, पर न जाने कैसे काम करवा दिया। सब नंदलाल की लीला है, माँ बोली। मोटे नंदलाल की माँ, मैंने कहा। पर माँ इतनी गदगद हो रही थी कि उन्होंने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया और अपनी बात कहती गईं। सब भगवान की लीला है। उन्होंने मेरे बेटे को रुपया दिलवाना है तो नंदलाल को निमित्त बनाकर भेज दिया। बीमा कंपनी के दफ्तर की सीढ़ियां उतरते हुए मोटे नंदलाल की गर्दन और मोटे मोटे हाथ देख देख कर मेरा रोम रोम पुलक रहा था। केवल भगवान के दर्शन से ही ऐसी पुलकन भक्तों के तन मन में उठती होगी। माँ ने ठीक ही कहा था, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ उसे तो नंदलाल की लीला का ही नाम दिया जा सकता है। कुछ दिन तो बड़े आराम से कट गए। जेब में पैसे आ गए थे, हौसले बढ़ गए थे। पहले स्कूटर को ले पाने के लिए 4 बरस तक चुपचाप इंतजार करना पड़ा था। अब मोटे नंदलाल की कृपा हुई तो दूसरे दिन नया स्कूटर मिल जाएगा। लेकिन घर के लोग इस हक में नहीं थे कि मैं स्कूटर लूं। जिसका एक स्कूटर चोरी हो सकता है, उसका दूसरा स्कूटर भी चोरी हो सकता है। तुम बस में ही आया जाया करो, तुम इसी लायक हो, पिताजी कहते। मैं खुद भी दूसरा स्कूटर लेने के हाथ में नहीं था। मेरे दिल का सारा रोमांस एक ही स्कूटर ने ख़त्म कर दिया था। धक्के तो बस में भी पड़ते हैं, पर जो धक्के स्कूटर खो जाने पर पड़ते हैं, उन्हें देखते हुए बसों में चढ़ना ही बेहतर है। पर पत्नी गुमसुम रहने लगी। शाम को मैं उससे कहीं चलने को कहता तो वो ठंडी सांस भरकर कहती, उसका कहीं भी जाने को मन नहीं है। मैं समझ गया, इसके मुंह को स्कूटर की सवारी का खून लग गया है। इसे अब बसों में चढ़ना हिमाकत जान पड़ने लगा है। पत्नियां आमतौर पर रात के अंधेरे में अपने दिल की बात कहती हैं। एक बार ठंडी सांस भरकर बोली, जब से तुम्हारे घर आई हूँ मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और फिर सिरदर्द का बहाना करके मेरी ओर पीठ फेर ली। स्कूटर को खोए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और मैं फिर से दिल्ली की सड़कों पर पांव घसीटने लगा था। अचानक पुलिस स्टेशन की ओर से एक विचित्र सा पत्र प्राप्त हुआ। लिखा था, आपका स्कूटर नंबर DL बरामद कर लिया गया है। इस समय श्याम नगर की सड़क पर नंबर 4 के बाड़ा दयाराम में रखा है। जाकर शिनाख्त कर लीजिए और हमें इत्तला कीजिए कि आप उसे वापस लेना चाहते हैं या नहीं। मेरी तो बाँछें खिल गईं। स्कूटर मिल गया, कमाल हो गया। इसके खो जाने पर इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना इसके मिल जाने पर खुशी। दिल्ली में स्कूटर के बिना जिंदगी का लुत्फ ही क्या है।
घर वालों को खबर हुई तो सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। माँ ने दुपट्टे के नीचे हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मैंने पहले ही कहा था मेरे बेटे का स्कूटर मिल जाएगा। पत्नी भी चहक उठी। उसने मेरी ओर यूं देखा जैसे उसकी नज़र में फिर मेरी कीमत कुछ कुछ बहाल होने लगी है। पर पिताजी में तनिक भी उत्साह नहीं था। कहने लगे, अब वह चोरी का माल है। जिस चीज़ को चोर का हाथ लग जाए उसमें कोई बरकत नहीं रह जाती। फिर 6 महीने बाद मिल रहा है। उस स्कूटर का रह ही क्या गया होगा, उसकी हड्डी पसली हिल गई होगी। इस पर चाचा जी ने सहमति में सिर हिलाया और मेरा दिल धक से रह गया। पिताजी और चाचा जी सहमत हो रहे थे, ये शगुन कुछ अच्छा नहीं था। उनके बीच झगड़ा चलता रहे तो लगता है जीवन स्वाभाविक गति से चल रहा है। तुम स्कूटर वापस ले ही कैसे सकते हो? तुम तो बीमा कंपनी से मुआवजा वसूल कर चुके हो। मुआवजे का क्या है, वह तो लौटाया भी जा सकता है। और अगर बीमा कंपनी वाले इनकार कर दें तो? मोटा नंदलाल जो है उसके रहते इनकार नहीं करेंगे, मैंने बड़े साहस से कहा। आखिर फैसला हुआ कि स्कूटर की शिनाख्त करके पहले अच्छी तरह से दिखवा लेना चाहिए। फैसला बाद में करेंगे कि वापस लेंगे या नहीं। दूसरे दिन पुलिस की चिट्ठी जेब में रखे मैं श्यामनगर की ओर चला जा रहा था। मन फिर से स्कूटर के सैर के सपने देखने लगा। पत्नी भी खुश हो जाएगी। स्कूटर के खो जाने से घर में जो मायूसी छा गई थी वह दूर हो जाएगी। देर तक मुझे श्यामनगर की सड़कों की खाक छाननी पड़ी। वह बाड़ा मुझे नहीं मिल रहा था जिसका पता पुलिस वालों ने मुझे दिया था। स्कूटर को बाड़े में रखने में दुख ही क्या था? पुलिस स्टेशन में उसे क्यों नहीं रख दिया गया? फिर सोचा कि शायद बाड़ा भी पुलिस का ही होगा, जहां पुलिस चोरी का बरामद का माल रखती है। एक तरह का गोदाम बना रखा होगा। आखिर मैंने बाड़े के अंदर कदम रखा। बड़ा सा आंगन था और आंगन के पीछे एक छोटा सा बंगला था। आंगन में 7-8 मोटरें और 4-5 स्कूटर खड़े थे। क्या यह सब बरामद का माल है? क्या मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया? यह तो किसी अमीर आदमी का बंगला जान पड़ता है। मैं कहाँ आ पहुँचा हूँ? मैंने पुलिस की चिट्ठी निकालकर पता ध्यान से पढ़ना चाहा। तभी बंगले की ओर से एक सज्जन आते दिखाई दिए। सफ़ेद नायलॉन की कमीज और टेरिकॉट की पतलून पहने हुए थे। माफ़ कीजिए, मुझसे भूल हुई। मैं शायद किसी दूसरे बाड़े की तलाश में हूँ। और मैंने पुलिस का पर्चा अनायास ही उनके हाथ में दे दिया। उन्होंने सरसरी नज़र से पर्चे की ओर देखा और एक ओर को हाथ का इशारा करते हुए बोले, वहाँ स्कूटर रखे हैं, उनमें से अपना स्कूटर पहचान लीजिए। मैंने उन सज्जन को सिर से पाँव की देखा। क्या यह पुलिस का अफसर है जिन्होंने अपने बंगले में ही बरामद का माल रख लिया है? पुलिस के बड़े अफसर घर पर वर्दी नहीं पहनते, इसीलिए यह नागरिक वेश में है। पर पुलिस के अफसर इतनी ज़्यादा अंगूठियाँ भी अंगुलियों में नहीं पहनते जितनी इन्होंने पहन रखी हैं। पर क्या मालूम पहनते ही हूँ। वर्दी पहनी तो अंगूठियाँ उतार दी, वर्दी उतारी तो अंगूठियाँ चढ़ा ली। मुझे अपना स्कूटर देखने की उत्सुकता थी। मैं बिना कुछ कहे उस ओर घूम गया जहाँ स्कूटर रखे थे। मैं एक ही नज़र में 5 स्कूटरों को देख गया, लेकिन इनमें से मेरा स्कूटर मुझे नज़र नहीं आया। फिर मैं बड़े ध्यान से एक एक स्कूटर को देखने लगा। एक स्कूटर कुछ कुछ मेरे स्कूटर से मिलता जुलता था, लेकिन उस पर बढ़िया सा शीशा लगा था और हैंडल के पास से ही रेडियो के एरियल की छड़ ऊपर को उठ रही थी। उसमें सचमुच लाउड स्पीकर लगा था। यह स्कूटर मेरा कैसे हो सकता है? तभी वह सज्जन मेरे पास आ गए। पहचान लिया? यही आपका स्कूटर है ना? उन्होंने कहा और मेरे स्कूटर के हैंडल को सहलाते हुए बोले, इससे तो मैंने ख़ास ख्याल से रखा है, कहीं आज तक नहीं आई। आपने? क्या मतलब? इस स्कूटर को तो मैं केवल अपने लिए इस्तेमाल करता था। मुझे इसकी सवारी बड़ी पसंद है। और फिर बड़े चाव से स्कूटर पे लगे एरियल को छूते हुए बोले, ये एरियल मैंने लगवाया है। मैकेनिक कहने लगा, स्कूटर पर एरियल नहीं लग सकता। मैंने कहा, ऐसी की तैसी, लगता कैसे नहीं? वह भी उसी लहजे में बोल रहे थे जिसमें मैंने मोटे नंदलाल को बोलते हुए सुना था। क्या वे सभी लोग जिनकी अंगुलियों में अंगूठियां दमकती हैं एक जैसे लहजे में ही बोलते हैं? सभी की ऐसी की तैसी करते फिरते हैं? आखिर यह आदमी है कौन?
मेरे स्कूटर के बारे में इतने अधिकार से कैसे बात कर रहा है? क्या यह सब बरामदगी का माल है? और क्या? उसने तनिक ऐड के साथ कहा, मानो कह रहा हो कि हम उठाएंगे तो क्या एक ही स्कूटर उठाएंगे? क्या आप ही ने? मैं इतना ही कह पाया। यो भी सूट बूट वाले आदमी का मुझ पर रुआब सा छा जाता है। यहाँ तो इसके दोनों हाथों की अंगुलियों पर नगीने चमक रहे थे और नायलॉन की कमीज के नीचे सोने की चेन भी थी। मेरा सिर चकरा रहा था। ये आदमी चोर कैसे हो सकता है? ना इसकी बगल में छुरा, न दाढ़ी, मूंछों के बीच चमकते खूंखार दांत, पर दिन दहाड़े अपने मुंह से मुझे कह रहा है कि तुम्हारा स्कूटर मैंने उठाया है। क्या चोर ऐसे होते हैं? अली बाबा का भाई कासिम चोरों की गुफा में गया था और वहां से जिंदा लौट नहीं पाया था। मैं इसके बाड़े में खड़ा हूँ और यह इस तरह मेरे साथ बतिया रहा है कि जैसे मेरा मौसेरा भाई हो। आखिर ये माजरा है क्या? क्या ये सभी मोटरें और स्कूटर आपके ही हाथ की सफाई? मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा। और क्या? उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा और फिर से मेरे स्कूटर को सहलाने लगा। ये शीशा तो इस पर मैंने बाद में लगवाया था, जब मैं वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहा था। इलाका पहाड़ी है ना, पीछे से आने वालों की खबर रहनी चाहिए। बड़े तीखे मोड़ हैं। घर के लोग बहुत कहते रहे, हम तुम्हें स्कूटर पर नहीं जाने देंगे, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा, देवी की कृपा होगी तो कुछ नहीं होगा। आप वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे? मैं बुदबुदाया। मैं हर साल जाता हूँ, और कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, पर वैष्णो देवी के दर्शन करने ज़रूर जाता हूँ। उसने धर्मपरायण व्यक्ति की तरह तनिक गदगद होकर कहा, साल में एक बार तो देवी का प्रसाद मिलना ही चाहिए। बेशक, मैंने कहा। और मेरे स्कूटर पर और भी कोई तीर्थ यात्रा की है? मैंने पूछा, पर वह सुना अनसुना करके स्कूटर को फिर से सहलाने लगा। इसे तो मैंने बड़े चाव से रखा है। इसे मैं केवल अपने लिए इस्तेमाल करता था। हालांकि मैं स्कूटर की सवारी ज़्यादा पसंद नहीं करता। बेशक, मैंने फिर से कहा, जिसके पास इतनी मोटरें हों वह स्कूटर की सवारी क्यों करेगा? मुझे लगा जैसे मैं उसकी चापलूसी करने लगा हूँ। पुलिस वालों ने पूछा है कि मैं अपना स्कूटर वापस लेना चाहता हूँ या नहीं। आप क्या सोचते हैं? ले लो, ले लो, इसका इंजन अच्छा है और मैंने इसे बड़ी हिफाजत से रखा है, उसने बड़े भाइयों की तरह मुझे मशवरा देते हुए कहा। लेकिन अब यह मुझे मिलेगा कैसे? इसकी सुपुर्दगी तो पुलिस वाले ही करेंगे, वो बोला। आपने तो बीमा कंपनी से मुआवजा ले लिया है ना? आपको कैसे मालूम है कि मैंने मुआवजा ले लिया है? इतनी खबर तो रहती ही है ना भाई साहब, उसने उस्तादाना मुस्कुराहट के साथ कहा। बाड़े में से लौटते हुए मैं मन ही मन सोच रहा था, यार ये माजरा क्या है? ये आदमी अपने मुंह से कह रहा है कि इसने स्कूटर चोरी किया है, पुलिस ने पर्चा देकर मुझे इसके घर भेजा है और इसकी पेशानी पर शिकन तक नहीं। कभी चोर भी लोगों के सामने कबूल करते हैं कि उन्होंने चोरी की है। दूसरे दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझसे ना रहा गया। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछ ही लिया, एक बात समझाइए इंस्पेक्टर साहब, जिस आदमी के बारे में मेरा स्कूटर रखा था उसने मेरे सामने कबूल किया है कि स्कूटर उसी ने उठाया था, बल्कि और भी बहुत सी गाड़ियां और स्कूटर उसी ने उठाए थे। फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस अफसर ने मुझे इस नज़र से देखा जैसे बाप अपने नन्हे से बेटे का बचकाना सवाल सुनकर उसे देखता है। आपसे खुद कहा था कि उसने चोरी की है? जी। कोई गवाही है आपके पास? मगर मैं जो कह रहा हूं कि उसने खुद मुझसे कहा था। आप सच बोल रहे हैं, मगर उसकी गवाही है आपके पास? पुलिस भी तो जानती है कि उसी ने गाड़ियां चुराई हैं, वरना आप मुझे उसके बारे में क्यों भेजते? हमने उसी के यहाँ से गाड़ियां बरामद की हैं। फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? पकड़ा था, लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब तो मुकदमा चलेगा। मैं चुपचाप सुनता रहा। वह मुझे समझाते हुए बोला, पुलिस पकड़ सकती है मगर सज़ा तो नहीं दे सकती ना। सज़ा देना तो अदालत का काम है। अब अदालत में मुकदमा पेश होगा। पर उसे छोड़ क्यों दिया गया? इस पर पुलिस इंस्पेक्टर हंस पड़ा। आप तो पढ़े लिखे आदमी जान पड़ते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कानून कभी ऐसे भी चलता है? कानून कानून है साहब,
कानून में उस वक्त तक वह आदमी बेकसूर है जिस वक्त तक उसका कसूर साबित नहीं हो जाता। और मुस्कुराते हुए गहरे आत्मविश्वास के साथ मेज पर उंगलियों के पपोटे बजाने लगा और अपने इस विलक्षण वाक्य का प्रभाव मेरे चेहरे पर आंकने लगा। अदालत में आपको भी बुलाया जाएगा, आपकी भी गवाही होगी, बल्कि आपको अपना स्कूटर भी वहां पेश करना होगा। बकायदा मुकदमा चलेगा, अदालत तहकीकात करेगी, पुलिस अपनी जानिब से मुकदमे की पैरवी करेगी। कानून कानून है साहब, यह नादिर शाही तो नहीं कि बादशाह ने जिसका सिर चाहा कलम करा दिया। कानून कानून है। पुलिस स्टेशन से निकला तो मुझे लगा मैं किसी मंदिर में से निकल रहा हूँ। सिर झुका हुआ था, दोनों हाथ पीठ पर, और दिमाग के अंदर न्यायप्रियता और प्रजातंत्र का जैसे संगीत बज रहा था। उस वक्त तक वह आदमी बेकसूर है जिस वक्त तक उसका कसूर साबित नहीं हो जाए। वाह वाह, मैं अश अश कर उठा। पर सड़क पर चलते चलते मेरी आंखों के सामने उस आदमी का, वैष्णव देवी के उस भक्त का चेहरा घूम गया और मैं फिर असमंजस में पड़ गया। यह क्या कैफियत है यार। पुलिस इससे माल बरामद करती है और कहती है यह चोर है। चोर खुद निराले में कह रहा है कि उसने चोरी की है, पर अदालत कहती है कि साबित करो कि इसने चोरी की है। खैर, तो कुछ दिन बाद मैंने बीमा कंपनी को मुआवजे की रकम वापस कर दी और स्कूटर को घर ले आया। फिर से गले में रेशमी रुमाल बांधा, आंखों पर काला चश्मा लगाया, बीवी को पीछे बैठाया और दिल्ली की सड़कों पर सैर करने निकल आया। मारो गोली कानून जाने कानून का बाप, हमारी चीज हमें मिल गई, अब कानून अपना इंसाफ करता फिरे। लगभग 6 महीने के बाद कूल्हों के नीचे स्कूटर उड़ रहा था। उसकी सुरताल में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। तीर्थयात्री ने सचमुच इसकी अच्छी देखभाल की थी। वो सचमुच ज्यादा सहज, धीर गंभीर गति से चलने लगा था। उसे जैसे सुकून मिल गया हो, तैरता सा चलता था। पत्नी की नज़र में भी मेरा दर्जा हल्के हल्के ऊंचा उठने लगा। हालांकि अब कभी कभी मुझे महसूस होता कि मेरा दर्जा अब स्कूटर के मालिक का ना होकर एक ड्राइवर का सा हो गया है, जैसे मैं अपनी बीवी को कहीं पहुंचाने के लिए स्कूटर चला रहा हूँ। अब वह मेरी कब्र में हाथ भी डालती तो प्यार के कारण नहीं, संभल कर बैठ पाने के लिए, और बात भी करती तो लगता हुक्म दे रही है। पर वह सुख क्या जो दिल्ली में 2 दिन से ज़्यादा निर्विघ्न चलता रहे। एक और पर्चा आया। अब की बार अदालत की ओर से था कि अमुक दिन प्रातः 10 बजे 30,000 में हाजिर हो जाओ, साथ में स्कूटर का लाना ज़रूरी है। अब तक स्कूटर लेने के बाद लगभग 9 महीने का वक्त बीत चुका था। मेरे मन में खीज उठी। जिन दिनों स्कूटर मिला था उन दिनों मेरी दिलचस्पी चोर में, अदालत में और इंसाफ में थी, पर अब तो उस स्कूटर भी वैष्णो देवी की चढ़ाई भूल चुका है। मुझे क्या लेना देना। पर फिर भी मैं हाजिर हो गया। मेरी दिलचस्पी इंसाफ में ना हो, अदालत की दिलचस्पी तो इंसाफ में है। कचहरी में पहुंचा तो वहाँ आदमी ही आदमी थे। सीढ़ियों पर आदमी, दीवारों से चिपके आदमी, फर्श पर बैठे, लेटे लोटे अधलेटे आदमी, दरवाज़ों में खिड़कियों में आदमी ही आदमी, और उनके बीच रेंगते से काले कोट वाले वकील। हर 10 आदमियों के पीछे एक रेंगता वकील। मैंने किसी मेले ठेले में, किसी जलसे जुलूस में इतने आदमी नहीं देखे थे जितने वहाँ मौजूद थे, और सभी किसी की राह देख रहे थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे। ये किसकी राह देख रहे थे? इंसाफ की। अदालत के एक कमरे में पास से गुजरा तो पीछे से किसी की ऊंची सी आवाज़ सुनाई दी, मूलराज वल्द हुक्मचंद। और दीवार से चिपक कर बैठा कोई मूलराज हड़बड़ा कर उठा और भागता हुआ सा आदमियों की गांठ को चीरता हुआ अदालत के कमरे में जा पहुंचा। आदमियों की गांठ फिर बंद हो गई। जिस जगह पर मूलराज बैठा था उस जगह पर अब कोई दूसरा मूलराज चिपक कर बैठ गया था। मैं भी उचक उचक कर कमरों के नंबर पढ़ता आखिर कमरा नंबर के बाहर पहुंचा। दरवाजे के पास ही उस दिन के मुकदमों की सूची लगी थी। मैंने ध्यान से सूची को पढ़ा तो सूची में मेरा नाम कहीं नहीं था। पहले तो दिल को धक्का सा लगा। जब भी कभी किसी सूची में मेरा नाम ना हो तो मेरे दिल को धक्का लगता है। मैं सोचता हूँ मुझे इस काबिल ही नहीं समझा गया कि सूची में मेरा नाम दिया जाए। जब से दिल्ली में रहने लगा हूँ सूची में अपना नाम देख पाने की ललक उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। भले ही चोरों की सूची ही क्यों ना रही हो, नाम तो होना ही चाहिए। फिर मन में विचार उठा, सूची में मुजरिमियों का नाम होगा, मेरा क्यों होगा?
पर मन माना नहीं। नाम देने में हर्जी क्या है? जिसका स्कूटर चुराया गया, क्या वह कम महत्व का आदमी है? चोर चकार का नाम दिया जा सकता है, तो मेरा क्यों नहीं? मुझे बुलावा भी नहीं आया। कुछ देर बाहर डोलने के बाद मैंने भीड़ से इधर उधर आंखें दौड़ाईं। वह चोर महाशय तो जरूर यहीं पर होंगे, आखिर इस बारात का दूल्हा तो वही है। पर वह सज्जन कहीं दिखाई नहीं दिए। साहस बटोर कर मैं मुवक्किलों मुद्दइयों की गांठ को चीर कर अदालत के कमरे में जा पहुंचा। वहां लकड़ी के ऊंचे से चबूतरे पर और लंबी चौड़ी मेज के पीछे काला कोट पहने और आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाए मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे। उनके सामने नीचे फर्श पर 10-12 आदमी खड़े थे, जिनमें से 2-3 काले कोट वाले वकील थे, 2-3 पुलिस की वर्दी में थे। चोर वहां पर भी नहीं था। मेज पर फाइलों का अंबार लगा हुआ था। ये आदमी कौन है? इधर क्यों घूम रहा है? मजिस्ट्रेट साहब की कड़ी आवाज़ थी और इशारा मेरी ओर था। मैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने खड़ा हो गया। योर एक्सेलेंसी, मैंने कहा, मेरा स्कूटर चोरी हो गया था और उस संबंध में आज मुझे यहाँ बुलाया गया है। योर एक्सेलेंसी कहने का सचमुच लाभ हुआ। किसी ज़माने में मुझे एक बुज़ुर्ग ने नसीहत की थी कि सिपाही को सिपाही कहकर मत बुलाओ, हवलदार को हवलदार कहकर मत बुलाओ, उसको थानेदार कहो। इससे हाकिम नरम पड़ जाता है। मैंने भी योर एक्सेलेंसी कहा तो मजिस्ट्रेट के चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ गईं। कौन सा मुकदमा है ये? हुजूर, ये मोटरों की चोरी वाला केस है। मगर हुजूर, आज वह मुकदमा नहीं पेश होगा। मुजरिम के वकील ने दूसरी तारीख दी जाने की दरख्वास्त दी है। क्यों? गवाह पेश नहीं किए जा सके हुजूर। हाँ हाँ, मजिस्ट्रेट ने कहा, फिर मुझे संबोधन करके बोले, आज आप तशरीफ़ ले जाइए, अगली तारीख को आपको इत्तला कर दी जाएगी। और फिर अपने काम की ओर मुखातिब हो गए। मैंने चैन की सांस ली। बात टल जाए तो मैं चैन की सांस लेता हूँ, विशेषकर जब कोई सरकारी मामला हो। पर तभी मुझे ख्याल आया कि अगली तारीख को मुझे फिर अदालत में पेश होना पड़ेगा। इसमें क्या दुख है? कुछ देर तक वहीं डोलते रहने के बाद यह सोचकर कि मुमकिन है मजिस्ट्रेट साहब को गलतफहमी हुई हो, मैं फिर उनके सामने जा खड़ा हुआ। मजिस्ट्रेट के चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। योर एक्सेलेंसी, दरअसल मेरा स्कूटर चुराया गया है, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है, इसलिए मैं जानता हूँ। हिज एक्सेलेंसी बोले, आपको भी इस मुकदमे में बयान देना है। बयान तो हुजूर मैं दे चुका हूँ। मैंने पुलिस को पहले ही दिन ही बयान लिखा दिया था। वो पुलिस को दिया गया था, तुम्हें अदालत में बयान देना होगा। योर एक्सेलेंसी, अगर आज ही मेरा बयान ले लिया जाए तो मैं और काम छोड़ दूँ? मजिस्ट्रेट गुस्से से बोले, आज यह मुकदमा पेश नहीं होगा। मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि किसी ने मेरी आस्तीन खींची। नाटे से कद का एक गोरा सा आदमी मेरी बगल में खड़ा था। वो मुझे इशारे से एक ओर ले गया। मजिस्ट्रेट से जिरा नहीं करते, आप अगली तारीख को आ जाइए, मैं आपको जल्दी फारिग करवा दूंगा। मैं बाहर आ गया, स्कूटर को किक लगाई और घर के लिए रवाना हो गया। अगली तारीख 3 महीने के बाद आई। मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर स्कूटर दौड़ाता फिर पहुंच गया। उस रोज़ भी चोर महाशय मौजूद नहीं थे। पता चला कि आज वह किसी दूसरे मुकदमे में पेश होने गए हैं। वक्त पर आ गए तो यहाँ उनका मुकदमा पेश होगा, वरना नई तारीख दे दी जाएगी। मैं डोलता हुआ फिर हिज एक्सेलेंसी के सामने जा खड़ा हुआ। मेरी टांगें लरजने लगी थी, क्योंकि मुझे डर था कि वह मुझे फिर डांट देंगे। योर एक्सेलेंसी, मेरा स्कूटर चोरी हो गया था, उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। ये क्या मामला है? सरकारी वकील ने फिर केस का हवाला दिया और बताया कि आज मुलजिम किसी दूसरे मुकदमे में पेश हो रहा है। पर मजिस्ट्रेट को केस याद हो आया और उन्होंने इस बात की इजाज़त दे दी कि मैं अपना बयान लिखवा दूं। मुलजिम का वकील मेरे पास ही खड़ा था। यहाँ मुझसे एक भूल हो गई, मैं चोर को चोर कह बैठा। अपने बयान में मैं यह भी कह बैठा कि चोर ने खुद मुझसे कहा है कि उसने मेरा स्कूटर उठाया था। इस पर चोर का वकील तड़प उठा, हुजूर, ये आदमी मेरे मुवक्किल को चोर कैसे कह सकता है? मजिस्ट्रेट साहब ने अपनी तर्जनी उठाते हुए मुझे चुप रहने को कहा। तुम तथाकथित मुलजिम कह सकते हो। योर एक्सेलेंसी, मैं ये सब अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। चोर ने सचमुच मुझे बताया है कि वह मेरे स्कूटर पर वैष्णो देवी भी गया था। चोर का वकील चिल्लाया, माय लॉर्ड, ये अदालत की तौहीन है। इस पर मजिस्ट्रेट को भी गुस्सा आ गया। अब की बार अपनी तर्जनी को पिस्तौल की तरह मेरी छाती पर ताकते हुए बोला, मैं तुम्हें अदालत की तौहीन में, जुर्म में, हवालात में बंद कर सकता हूँ। तुम सीधे सीधे अपना बयान लिखवाओ। तभी मेरी कोहनी पर फिर किसी ने झटकारा दिया। ठिगने कद का गोरा मुंशी था। आप लिखवाइए साहब, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं घबरा गया और इसी घबराहट में
मैं भूल ही गया कि वह तारीख कौन सी थी जब मेरा स्कूटर उठाया गया था। पुलिस को उस रात मैंने बयान दिया था, वह ज़रूर यहाँ फाइल में मौजूद होगा, उसमें तारीख लिखी है। आप फाइल नहीं देख सकते, वकील चिल्लाया। माय लॉर्ड, गवाह को फाइल नहीं दिखाई जा सकती। नाटे मुंशी ने फिर मेरी कोहनी को दबाया। लिखाइए साहब, लिखाइए, वह फुसफुसाया। मैं डर रहा था कि अगर मैंने तारीख गलत लिखवा दी तो मेरा सारा बयान गड़बड़ा जाएगा। खैर, मैंने जैसे तैसे बयान लिखवाया, पर लिखवाते लिखवाते मेरा पसीना छूट गया। यही डर बना रहा कि कहीं कोई गलत बयानी हो गई तो मुझे ही हवालात में ना भेज दें। आखिर बयान पर मैंने दस्तखत किए और चैन की सांस ली। चलो, छुट्टी हुई, अब कभी अदालत का मुंह नहीं देखूंगा। मैंने झुककर बड़े अदब से कहा, योर एक्सीलेंसी, मैंने बयान लिखवा दिया है। स्कूटर लाए हो? जी, बाहर रखा है, अगली पेशी पर भी ले आना। अगली पेशी? वह किस लिए योर एक्सीलेंसी? मैंने अपना बयान तो दे दिया। इस पर मजिस्ट्रेट ने फिर तर्जनी दागते हुए कहा, हर पेशी पर स्कूटर का पेश किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने फरमाया। फिर तनिक ढीले पड़कर बोले, तुम खुद नहीं आ सकते तो किसी ड्राइवर के हाथ भेज दो। हुजूर, स्कूटरों के ड्राइवर नहीं होते, केवल मोटरों के होते हैं। स्कूटर का यहाँ पेश किया जाना ज़रूरी है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और सुनो, जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता तुम अदालत की इजाज़त के बगैर उसे बेच नहीं सकते हो। फिर सरकारी वकील से बोले, अगली पेशी की तारीख इसे अभी से बता दो, बल्कि इससे लिखवा लो कि इसका स्कूटर यहाँ पहुँचाया जाएगा। अगली तारीख 11 जून की रखी गई। 11 जून आई, मैं फिर अदालत पहुँचा। फिर 15 अक्टूबर आई, मैं स्कूटर लेकर अदालत में मौजूद था। फिर 3 फरवरी आई, मैं फिर अदालत में मौजूद था। इसके बाद तो पेशियों का ऐसा तांता शुरू हुआ कि थमने में ही नहीं आया। पेशियां अभी तक बराबर चल रही थीं। हर तीसरे चौथे महीने पेशी होती है। अब एक बार अदालत में पहुंचा तो मजिस्ट्रेट बदल चुके थे, दूसरी बार पहुंचा तो अदालत बदल चुकी थी। 30 हज़ारी के स्थान पर मुकदमे की पैरवी पार्लियामेंट स्ट्रीट की अदालत में होने लगी थी। पर तथाकथित मुल्जिम केवल एक आध बार ही देखने को मिला। एक बार पता चला कि वह किसी दूसरी कचहरी में शहादत देने गया है। दूसरी बार पता चला कि शहर में ही नहीं है, वैष्णो देवी की यात्रा पर गया है। नाटे मुंशी ने बताया कि उसका यहाँ रहना इतना ज़रूरी नहीं है जितना उसके वकील का रहना ज़रूरी है, या फिर मेरे स्कूटर का। मुकदमा बराबर अभी भी चल रहा है। इस बीच मेरी कनपटियों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मेरी पत्नी 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। मुकदमे में 3 मजिस्ट्रेट बदले जा चुके हैं, 2 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन मेरे स्कूटर के चोर का अभी तक सही तौर पर पता नहीं चल पाया। तहकीकात बराबर जारी है। सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है, केवल एक बात पहले की सी नहीं है। अब स्कूटर वो स्कूटर नहीं रहा, अब वह बुढ़ाने लगा है। सड़क पर चलते चलते खांसने और छींकने लगता है। कभी कभी चलते चलते खड़ा हो जाता है और किक पर किक मारो चलने का नाम ही नहीं लेता। मैं अब गले में रुमाल बांधकर स्कूटर पर हवाखोरी के लिए भी नहीं जाता। पत्नी ने स्कूटर की सवारी करना छोड़ दिया है। परसों फिर अदालत में पेशी थी। स्कूटर ने जाने से ही इनकार कर दिया। मैं घंटा भर कीके मार जमाता रहा, 2 हमसायों से धक्के मरवाए, पर उसने ऐसी जिद पकड़ी कि 2 गज दूर तक चलने का नाम नहीं लिया। एक मैकेनिक के पास ले गया तो बोला, साहब गाड़ी ओवरहॉल मांगती है। मैंने पहले भी कहा है, रोज़ की ठक ठक से क्या फ़ायदा। इस वक्त ठीक कर भी दूँ तो इसका कोई भरोसा नहीं। मैंने कचहरी का वास्ता डाला कि वहाँ वक्त पर नहीं पहुँचा तो मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस पर मैकेनिक हंस दिया। साहब, हर बार आप यही कहते हैं। मैं ऐन वक्त पर कचहरी पहुंच ही गया। मतलब यह है कि मैं और मेरे स्कूटर दोनों कचहरी पहुंच गए। स्कूटर अपनी मशीन के बल पर भले ही चलने से इनकार कर दे, अकेले जाने पर सचमुच चलने लगता है। चुनांचे फिल्मिस्तान सिनेमाघर से लेकर कचहरी तक का रास्ता हम दोनों ने साथ साथ चलकर ही तय किया। मैंने मजिस्ट्रेट साहब को पसीना पोंछते हुए सलाम किया। स्कूटर ले आए? जी। यह 5वें मजिस्ट्रेट हैं जो इस मुकदमे की देखभाल कर रहे हैं। बार बार कचहरी आने के कारण मुझे पहचानने लगे हैं और इसी कारण मेरे साथ मेहरबानी से पेश आते हैं। कचहरी में पहुंचने के घंटे भर के अंदर ही मेरी हाजिरी लगाकर मुझे अगली तारीख दे देते हैं। अगली तारीख मिल जाने पर मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर, मेरा स्कूटर अब इस हालत में नहीं है कि अदालत तक पहुंच सके। उन्होंने पलकें उठाई। आज मैं स्कूटर को पैदल धकेल कर लाया हूँ, मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा।
मजिस्ट्रेट सोच में पड़ गए। फिर सिर हिलाकर बोले, किसी छकड़े टांगे पर रख कर ले आया करो। छकड़े पर तो स्कूटर आसानी से रखा जा सकता है, उन्होंने कहा और 3 महीने के आगे की तारीख दे दी। मैं चुप हो गया। कहता भी तो क्या, उसी रोज़ मैंने एक छकड़े पर मरे हुए भैंसे की लाश को ले जाए जाते देखा था। अगर मरे हुए भैंसे को लादा जा सकता है तो स्कूटर को भी लादा जा सकता है। फिर भी मैंने साहस बटोर कर कहा, योर एक्सीलेंसी, मुझे एक बात का डर है, अगर इस बीच मेरे स्कूटर ने दम तोड़ दिया तो इस तहकीकात का क्या होगा। मजिस्ट्रेट ने क्षण भर के लिए सोचा, फिर बोले, तहकीकात जारी रहेगी। मैं बाहर आया, यार्ड में खड़े स्कूटर का नाक मुंह पोंछा, पुचकारा, फिर किक लगाई, जवाब नदारद, फिर किक लगाई, फिर भी जवाब नदारद, फिर एक के बाद एक किकें लगाने लगा, कभी पेट्रोल खोलता, कभी बंद करता, जवाब नदारद। इस बीच अदालत लंच के लिए उठ गई। फर्राटे से एक कार मेरे पास से गुजरी। मैंने पसीना पोंछते हुए आंख उठाकर देखा, मजिस्ट्रेट साहब की कार थी। वह पीछे की सीट पर बैठे थे और उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर मेरी तरफ देखा भी। इसके कुछ देर बाद एक स्टेशन वैगन पास से गुजरी, वह भी फर्राटे से गुजर गई। उसमें से भी कुछ लोगों ने घूमकर मेरी ओर देखा। वो पुलिस की जीप थी। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर और नाटे मुंशी को पहचान लिया। मुंशी ने मुझे देखकर हाथ हिलाया। फिर मेरी किकें जारी रहीं। मन में आया कि फिर से इसे ढकेल कर ले चलूं, लेकिन स्कूटर वाले के दिल में इस बात की आशा सदा बनी रहती है कि अगली किक पर स्कूटर का इंजन चलने ही लगेगा। तभी एक कार आई और पास आकर रुक गई। काले रंग की चमकती फिएट कार थी। कहिए भाई साहब, स्कूटर नहीं चल रहा है, परेशान कर रहा है। अरे, यह तो दयाराम था, मेरे स्कूटर का चोर। नहीं नहीं, तथाकथित चोर। इन वर्षों में केवल 2-1 बार ही कचहरी में इसकी झलक मिली थी। कार में बैठे बैठे ही बोला, इसकी क्या हालत बना रखी है यार, इतना बढ़िया स्कूटर हुआ करता था। वह बड़ी सद्भावना से स्कूटर की ओर देखता रहा, मानो इसके साथ बड़ी सुखद स्मृतियां जुड़ी हों। वैष्णव देवी की पूरी चढ़ाई यह स्कूटर चढ़ गया था। यह मशीन है आखिर, मशीन का ध्यान नहीं करोगे तो मशीन तुम्हारी खिदमत नहीं करेगी। मैं हाँफ रहा था। उसकी नसीहत सुनकर मुझे बड़ी कोफ्त हुई, पर उसके हाथ की अंगूठियों की ओर नज़र गई तो सहसा में एक विचार मेरे मन में कौंध गया। मैं स्कूटर को छोड़कर उसके पास चला गया। एक परेशानी है दयाराम जी। कहो, हुक्म करो, क्या बात है। हर पेशी पर मुझे स्कूटर लाना पड़ता है। ये 6ठा साल चल रहा है। इस लाश को उठाकर लाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वाह, इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो, पहले क्यों नहीं कहा। चिंता नहीं करो, हो जाएगा, कोई ना कोई तरकीब निकल आएगी। इनकी ऐसी की तैसी। कहते हुए उसने मेरा कंधा थपथपाया। उसके हाथ की अनगिनत अंगूठियां चमक उठीं। हो जाएगा, उसने कहा और कार चला दी और फर्राटे से वहाँ से निकल गया। मैं अभिभूत सा खड़ा रह गया और ठीक तरह से अपना आभार भी प्रकट नहीं कर पाया। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, नंदलाल की लीला। कहिए आप सबको कैसी लगी इस नंदलाल की लीला और स्कूटर की गाथा। ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय दीजिएगा। इसका मुझे बेकरारी से इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपकी रुचि इस तरह की कहानियाँ सुनने की हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी इस कहानी को सुना। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी ही रोचक कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई